हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी सिविक्स का चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। Jews were persecuted in Hitler's Germany, and during Second World War, the Nazis murdered nearly 6 million European Jews. This genocide is called the Holocaust. अब देखिए, ये जो ज्यूज थे यहूदी, इन पर बहुत अत्याचार किए गए थे। जर्मनी में हिटलर ने लगभग 6 मिलियन ज्यूज को, यहूदियों को मार दिया था, वो भी बहुत बुरी तरीके से। गैस चैम्बर इवेंट बोला जाता है, वो गैस चैम्बर में डालकर और मार दिया। उसमें महिलाएं थीं, बच्चे थे, सभी लोग थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर इतना बड़े स्तर पर उनको मारा गया था। ये जेनोसाइड हुआ था, इसी को होलोकॉस्ट के नाम से जाना जाता है। और इससे पहले भी वहाँ पर ज्यूज के साथ में बहुत सारी समस्याएं थी। वो ज्यूज की स्वतंत्रता छीन ली गई थी जर्मनी में, उनके राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया था, ज्यूज डॉक्टर्स को बॉयकॉट कर दिया गया था, लॉयर्स और जो भी शॉप्स थी वो सब बंद कर दी थी जो भी ज्यूज चलाते थे। ज्यूज को सिविल सर्विसेज एग्जाम में या आर्मी में नहीं लेते थे, जर्मनी का मैं हाल बता रहा हूँ आपको। और कई सारे लॉज भी पास किए थे इसके लिए, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उनके साथ में। उनके बच्चों को स्टेट स्कूल जो हुआ करते थे उनमें नहीं जाने दिया जाता था, प्रोहिबिट कर दिया गया था। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं थी जो सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर ज्यूज के साथ में यहूदियों को इतनी झेलनी पड़ी। द जेविश स्टेट ऑफ इजराइल ट्रीट्स इट्स ओन मुस्लिम एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज क्वाइट बैडली। अब ये जो जेविश स्टेट ऑफ इजराइल, मतलब जो इजराइल है वहाँ पर यहूदियों का देश है, वहाँ पर यहूदी रहते हैं, तो वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं ईसाई और मुस्लिम, उनके साथ में अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है। अब ठीक है, इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड टेम्पल्स। सऊदी अरेबिया की बात कर रहा हूँ, यूएई की बात नहीं कर रहा हूँ, यूनाइटेड अरब अमीरात की बात नहीं, सऊदी अरेबिया की। इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड टेम्पल्स, चर्चेज एट्सेट्रा, कि जो भी मतलब अन्य धर्म के हैं, मुस्लिम्स को छोड़कर और किसी भी धर्म के हैं, वो लोग वहाँ पर मंदिर नहीं बना सकते, चर्चेज नहीं बना सकते, ना ही वो पब्लिकली गैदर हो सकते हैं प्रेयर्स करने के लिए। मतलब अपने धार्मिक, जो भी अपने धर्म में प्रेयर करने का उनका तरीका हो, नहीं कर सकते नॉन मुस्लिम्स वहाँ पर सऊदी अरेबिया में। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सभी को, जो भी लोग इंडिया में रहते हैं, उनको अपने जो भी उनके रिलीजियस बिलीफ्स हैं या जो भी उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, उनको अपनाने की पूरी छूट देता है। ठीक है, और सबके लिए इक्वल रिलीजियस फ्रीडम है। और इसमें क्या किया, तो यही सारी जो चीज़ें हैं जो सेकुलरिज्म कहलाती हैं, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यही है सिंपल वर्ड्स में। अब देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस। ये जो भारतीय संविधान है, ये लोगों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और वो जो भी उनके तौर तरीके हैं, जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, उनकी छूट देता है। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर। देखिए, जो धर्मनिरपेक्षता है, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू देखें या महत्वपूर्ण बिंदु देखें, वो यही है कि रिलीजन को स्टेट से अलग करना, धर्म को राज सत्ता से अलग करना। ठीक है, स्टेट आप समझ रहे होंगे, पूरा मैंने जब पिछला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था। तो जो धर्म है उसको राज सत्ता से अलग करना। ठीक है, चलिए, Why it is important to separate the state and religion in democratic societies? जो लोकतांत्रिक समाज हैं उनमें राजसत्ता को, स्टेट को और धर्म को अलग करने का क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। अब देखिए, इसको मैंने 2 पॉइंट्स में बताया है। टू प्रिवेंट द टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये जो मेजॉरिटी, जो बहुसंख्यक होते हैं, वो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार न कर सकें। ठीक है, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनका हनन न हो सके, इसलिए आवश्यक है राजसत्ता को धर्म से अलग करना।
टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स टू एग्जिट फ्रॉम देयर रिलीजन, एम्ब्रेस अदर रिलीजन और हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोगों की स्वतंत्रता है धर्म के आधार पर, ठीक है, वो बनी रहे, और अगर वो अपने धर्म से निकलना चाहते हैं, मतलब धार्मिक चुनाव की रक्षा करती है, मतलब अगर वो दूसरे धर्म का चुनाव करना चाहते हैं, दूसरा धर्म उनको पसंद आ रहा है, वह अपने जिस धर्म में है उससे निकलकर दूसरे धर्म को अपनाना चाहते हैं, ठीक है, या धार्मिक उपदेशों, जो अपने ही धर्म में जो धार्मिक उपदेश हैं, जो धार्मिक रिलीजियस जो भी थॉट्स हैं, उनको अगर अलग तरीके से व्याख्या करना चाहते हैं, अलग तरीके से इंटरप्रेट करना चाहते हैं, अपने ही धर्म में जो बातें हैं उनको अलग तरीके से समझाना चाहते हैं, तो इसकी भी स्वतंत्रता है। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू सेपरेट द स्टेट एंड रिलीजन इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द इंडियन स्टेट बी सेक्युलर। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओनली अ सेक्युलर स्टेट कैन रियलाइज इट्स ऑब्जेक्टिव्स टू एंश्योर द फॉलोइंग। भारतीय संविधान में यह बात कही गई है कि भारतीय राज्य वो एक धर्मनिरपेक्ष रहेगा, जो इंडियन स्टेट है वो धर्मनिरपेक्ष रहेगा हमारे संविधान के अनुसार, ठीक है। केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही, केवल धर्मनिरपेक्ष स्टेट ही अपने ऑब्जेक्टिव्स को साकार करते हुए ये जो फॉलोइंग बातें लिखी हुई हैं इनका ख्याल कर सकता है, ठीक है। अपने ऑब्जेक्टिव्स को साकार करते हुए इन बातों को एंश्योर कर सकता है कौन? एक सेकुलर स्टेट। कौन कौन सी वो बातें हैं? दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, कि मतलब कोई भी एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। दैट द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स। राज्य न तो मतलब जो स्टेट है न तो किसी धर्म को थोपेगा किसी पर, और ना ही लोगों की जो रिलीजियस फ्रीडम है, जो धार्मिक स्वतंत्रता है, उसको छीनेगा। द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाई रिलीजियस ग्रुप्स एंड नॉर डज इट सपोर्ट्स एनी वन रिलीजन। ठीक है, भारतीय राज्य किसी रिलीजियस ग्रुप के द्वारा नहीं रूल किया जाता है। अब इसका एक सबसे आसान सा उदाहरण अगर बताया जाए तो लाइक अफगानिस्तान, ठीक है, जैसे वहाँ उसको रूल तालिबान करता है ना, तो इंडियन स्टेट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसको कोई एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप उसको जो है रूल करता हो, ठीक है, तालिबान की तरह। आप समझ गए होंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि इंडिया कोई भी रिलीजियस ग्रुप के द्वारा नहीं चलाया जाता है, तो मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था अफगानिस्तान को। तो ऐसी कंट्रीज को थियोक्रेसीज कहते हैं, जहाँ पर कोई भी अगर रिलीजियस ग्रुप के द्वारा उन कंट्रीज को रूल किया जा रहा है तो उनको थियोक्रेसीज कहते हैं, थियोक्रेसी, ठीक है। और इसका एक एग्जाम्पल वेटिकन सिटी भी है। चलिए, इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस like law courts, police stations, government schools and offices are not supposed to display or promote any one religion। भारत में जैसे कचहरी हो गए, थाने हो गए, और जो भी सरकारी स्कूल्स हो गए, ठीक है, और सरकारी ऑफिसेज हो गए, और कोई भी सरकारी संस्थान है, वहाँ पर किसी एक खास धर्म को, ठीक है, मतलब खास धर्म का मतलब आप समझ गए होंगे, किसी एक पर्टिकुलर रीजन को, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर रीजन को उसका प्रदर्शन करना, डिस्प्ले करना या उसको प्रमोट करना, मतलब प्रोत्साहन करना, इसकी अपेक्षा नहीं की जाती, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये लोग किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ये इन जगहों पर प्रमोट नहीं किया जाएगा और उनको डिस्प्ले नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन ईदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशंस। जो भी भारतीय स्कूल हैं, और भी कौन से हैं, तो जो सरकारी स्कूल हैं वो किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते, नहीं अपनी जो प्रातःकालीन मॉर्निंग प्रेयर्स होती हैं या कोई भी रिलीजियस सेलिब्रेशन किया, मतलब धार्मिक अगर कोई आयोजन कर दिया स्कूल में, ये नहीं कर सकते, किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन ये प्राइवेट स्कूल्स पर रूल लागू नहीं होता है। दिस डज नॉट अप्लाई टू
प्राइवेट स्कूल्स। अब देखिए थोड़ा सा यूएसए का पढ़ते हैं। द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द लेजिस्लेचर मेक नो लॉ रिस्पेक्टिंग एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन और प्रोहिबिटिंग इट्स फ्री एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन। तो इसका मतलब ये हुआ, जो यूएसए का जो पहला संविधान संशोधन था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, उसके अकॉर्डिंग जो लेजिस्लेचर है उसको रोक दिया गया। किसके लिए? ऐसे कानून बनाने के लिए रोक दिया गया, ऐसे लॉज बनाने के लिए लेजिस्लेचर को रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थाओं का पक्ष लेते थे। ठीक है, जो भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका पक्ष लेते थे। ठीक है, ऐसे कानून बनाने के लिए रोक दिया गया कि आप नहीं बना सकते, या अगर फ्रीडम ऑफ रिलीजन को अगर रोकते हैं, रिलीजियस फ्रीडम को अगर वो रोकते हैं, तो वो ऐसे कानून भी नहीं बना सकते। ये पहला संविधान संशोधन था अमेरिका का। अब यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट का मतलब ये हुआ कि जो लेजिस्लेचर है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को, अभी अमेरिका की बात कर रहे हैं, जो लेजिस्लेचर है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को अपना राजकीय धर्म, मतलब अपना स्टेट रिलीजन घोषित नहीं कर सकती, नहीं डिक्लेयर कर सकती। ठीक है, और ना ही लेजिस्लेचर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ज्यादा प्रमोशन कर सकती, ज्यादा प्रमोट कर, मतलब प्रमोशन करने का मतलब ये हुआ उसको प्राथमिकता दे सकती है। ठीक है, ये भी नहीं कर सकती कि उसको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी रहे कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन, ऐसा भी नहीं है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यूएसए में भी जो स्टेट और रिलीजन का जो सेपरेशन है, इसका मतलब ये है कि ना ही स्टेट और ना ही धर्म, ये दोनों एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते, नहीं दखल दे सकते हैं। तो अभी इससे हमारी ये समझ में आया, जैसा कि सबसे लास्ट में मैंने बताया कि अमेरिका में जो सेपरेशन है किसका, स्टेट का और रिलीजन का, तो मतलब दोनों ही, ना स्टेट और ना ही धर्म, वो एक दूसरे के मामलों में दखल बिल्कुल नहीं दे सकते। भारत में इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि भारत में सपोर्टिव वे में इंटरफेयर करती है गवर्नमेंट, जहां पर दखल देने की जरूरत है वहां पर देती है। अब उसके एग्जाम्पल्स अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के गवर्नमेंट स्कूल्स के ज्यादातर बच्चे, ठीक है ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले प्लेज ऑफ एलिजेंस लेते हैं। ठीक है, एलिजेंस का मतलब होता है वफादारी की शपथ। एलिजेंस का मतलब ही यही होता है कि निष्ठा, ठीक है, और नेता, सरकार, विश्वास आदि के प्रति निष्ठा, ये एलिजेंस का लिटरल मीनिंग होता है। ठीक है, तो ये एक निष्ठा की शपथ लेते हैं, वफादारी की शपथ लेते हैं। द प्लेज ऑफ एलिजेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स is an expression of allegiance to the flag of the United States and Republic of the United States of America। अब देखिए इस प्लेज में एक वर्ड आता है अंडर गॉड। ठीक है, एक वर्ड क्या, दो वर्ड्स हैं अंडर गॉड में। ठीक है, इसमें दो वर्ड्स हैं, कौन से, अंडर गॉड, तो एक फ्रेज बन जाता है अंडर गॉड। अब इससे पहले एक और बात मैं बता देना चाहूंगा, 60 साल पहले से भी, 60 ईयर्स पहले से भी वहां यह तय कर दिया गया था, यूएसए में यह तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ जो है, ये जो प्लेज ऑफ एलिजेंस है, जो निष्ठा या वफादारी की शपथ कह लीजिए, ये अगर किसी बच्चे की, कोई भी जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनमें से किसी भी बच्चे की अगर धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाता है, धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाता है, तो उसे इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। वो ये जो प्लेज ऑफ एलिजेंस है उसको अगर चाहे तो वो नहीं दोहराए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 60 साल पहले से भी ये निश्चित कर दिया गया था। इसके बावजूद वहां पर यूएसए में देयर हैव बीन सेवरल लीगल चैलेंजेस ऑब्जेक्टिंग टू द फ्रेज अंडर गॉड, saying that it violates the separation between church and state that the first amendment of the US Constitution guarantees। अब देख लीजिए, वहां पर यह बात तय कर दी गई थी कि अगर किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाती है तो वो इसको न दोहराए, लेकिन फिर भी इस फ्रेज को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। और चुनौती देने वालों का कहना है कि ये जो फ्रेज है, ये जो वाक्यांश है अंडर गॉड,
ये अमेरिकी संविधान जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका जो फर्स्ट अमेंडमेंट था, जो कि हमने अभी पढ़ा था पहले, उसके फर्स्ट अमेंडमेंट में जो चर्च और राज्य के बीच में, चर्च और स्टेट के बीच में जो पृथककरण, जो सेपरेशन किया गया है कि स्टेट और चर्च वो दोनों अलग हैं, स्टेट और रिलीजन दोनों सेपरेट है, इसको वायलेट करता है, इसका उल्लंघन करता है, जो कि प्रथम संशोधन था, फर्स्ट संशोधन था कॉन्स्टिट्यूशन का। जबकि वहां पर यह बात बहुत पहले से तय कर दी गई थी कि जो बच्चे, अगर किसी बच्चे की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती तो वो इसको ना दोहराए। इसके बावजूद उसको लीगल चैलेंजेस मिल चुके हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब जैसा कि अभी तक हम लोग इतने पॉइंट्स पढ़ चुके हैं, तो अभी मैंने बताया भी था, तो हम लोग समझ चुके हैं कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अमेरिका का साफ है कि वहां पर मतलब स्पष्ट अलगाव है, क्लियरली, मतलब बिल्कुल कोई उसमें वो नहीं है कि एकदम क्लियरली अलगाव है, स्टेट और रिलीजन के बीच में सेपरेशन है, ठीक है। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अमेरिका में तो बिल्कुल भी दखल नहीं दे सकते, लेकिन भारत में स्टेट को कुछ धार्मिक मामलों में जहां पर आवश्यकता पड़ेगी वहां पर इंटरफेयर करने की छूट दी गई है। यहां पर सरकार जहां पर जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कुछ मामलों में जहां पर जरूरत पड़ेगी तो वहां पर गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन अमेरिका में स्पष्ट अलगाव है। चलिए अब पढ़ते हैं। टू एंश्योर दैट लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स आर रिस्पेक्ट the state may have to intervene in the religion based personal laws of communities। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो स्टेट है वो इंटरवेन कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशनली, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, संविधान के आधार पर, संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर। अब जैसे इसका मैं एग्जांपल भी बता देता हूँ कि कब पर्सनल लॉज के मामले में कुछ कम्युनिटी जो भी हैं, यहाँ समुदाय हैं, उनके पर्सनल लॉज के मामले में गवर्नमेंट कब इंटरवीन करती है। तो मैं उसके एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ। जैसे जो द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, ये जो 2019 का ये कानून था, इसमें क्या था, इसमें ये डिक्लेयर करता है कि जो इंस्टेंट डाइवोर्स होता है कि तुरंत 3 बार कह दिया तलाक तलाक तलाक, ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ कह देने से, 3 बार तलाक कह देने से तलाक हो जाएगा, इसको अवैध कर दिया। ये जो द मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, तो इसने ये जो इंस्टेंट तलाक का ये जो सिस्टम था इसको अवैध कर दिया, ठीक है, और इसमें सजा भी इन्होंने रखी, ठीक है। अब जो अगर कोई ऐसा करता है तो उसको कानूनन कार्रवाई उस पर की जाएगी, 3 साल की उसको सजा होगी और उस पर फाइन भी लगाया जाएगा। जो भी महिला ट्रिपल तलाक की विक्टिम है उसके हस्बैंड पर फाइन भी लगाया जाएगा। इस तरह से जब कभी भी किसी एक कम्युनिटी में अगर कुछ मामले हो रहे हैं, वहां वैसे तो अपने आप को सरकार अलग रखेगी धार्मिक मामलों से, लेकिन जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर इंटरफेयर भी करेगी। जैसे कि मैंने एक आपको मामला बताया पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग, और भी एग्जाम्पल है, जैसे एक अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि छुआछूत का जो मामला है, इसमें भी कानून बने हुए हैं, और अगर ऐसी बात आती है कहीं पर भी तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी, इंटरफेयर करेगी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ये जो हमारा भारतीय संविधान है, ये रिलीजियस कम्युनिटीज को अधिकार देता है कि वो अपने खुद के स्कूल और कॉलेजेस खोल सकते हैं, ठीक है। द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइजेज दैट वियरिंग अ पगड़ी टर्बन is central to a Sikh religious practice and in order to not interfere with this allows an exception in the law। अब देखिए, अभी हमने ऊपर एग्जांपल देखा था कि कब वो इंटरफेयर कर सकती है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है जो हम लोग पढ़ेंगे कि क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन है इंडिया में, तो अब देखिए अब इसका कब इंटरफेयर करेगी वो तो हम लोगों ने देख लिया था, कब जरूरत पड़ेगी। अब कब इंटरफेयर नहीं करेगी क्योंकि सेपरेट है, तो द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइजेज दैट वियरिंग अ पगड़ी, जिसको टर्बन कहते हैं, इज सेंट्रल टू अ सिक्स रिलीजियस प्रैक्टिस एंड इन ऑर्डर टू नॉट इंटरफेयर विद दिस अलाउज एन एक्सेप्शन इन द लॉ। अब देखिए ये जो सिख पगड़ी पहनते हैं, तो ये सिख धर्म का एक प्रमुख हिस्सा है। पगड़ी जो है वो सिख धर्म का एक प्रमुख हिस्सा है,
ठीक है। ये जो पगड़ी है ये सिखों में इसका बहुत महत्व है। पगड़ी एक आस्था का प्रतीक है, ठीक है, जो सम्मान, स्वाभिमान, साहस, आध्यात्मिकता और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है। तो दस्तार का बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इनको छूट दी गई है। इसीलिए जो सिख पगड़ी पहने हुए हैं उनको हेलमेट के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता, उनका हेलमेट के लिए चालान नहीं कटेगा, क्योंकि सेक्शन 129 जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट का जो सेक्शन 129 है, तो वो जो सिखों ने टर्बन पहन रखी, पगड़ी पहन रखी है, उनको एग्जेम्प्ट करता है हेलमेट पहनने से। इन February 2004, France passed a law banning students from wearing any conspicuous religious or political signs or symbols such as the Islamic headscarf, the Jewish skull cap और large Christian crosses। अब देखिए फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया था। इस कानून में जो प्रावधान किया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग कोई भी स्टूडेंट इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस, ठीक है, जैसे रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल सिंबल्स जो हैं, चिन्ह हैं या प्रतीक कह लीजिए, इनको धारण करके, इनको पहनकर स्कूल में नहीं आएगा, ठीक है, कोई भी। और हेड स्कार्फ की भी बात की थी उन्होंने, ठीक है, मतलब जो हिजाब जो बोला जाता है, ये भी पहनकर स्कूल में नहीं आएंगे। तो इस बात का बहुत विरोध हुआ था। जो भी फ्रांस में काम करने के लिए वहाँ पर मजदूर रहते थे या जो भी लोग रहते थे वहाँ पर, तो उनकी बेटियाँ स्कूल में अक्सर वहीं हिजाब बांध कर जाया करती थीं। लेकिन ये जो नया कानून जब लागू कर दिया गया था 2004 वाला, तो इसके लागू हो जाने के बाद से उनको ये हेड स्कार्फ स्कूल में बांध कर, अगर हेड स्कार्फ ये स्कूल में बांध कर चली जाती थी तो इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। मैंने नोट्स की हेल्प से पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश की। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जो चैप्टर में जो भी पॉइंट्स थे उनको कोशिश की मैं सभी पॉइंट्स को कवर करूं। आई होप ये चैप्टर आपकी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।